हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। जो सबसे पहले आर्टिकल हमने चूज़ किया है वो है जेलिंग अ जज। इस आर्टिकल के बारे में लिखा गया है जस्टिस कर्नन के बारे में, जो अभी अभी रिटायर हुए हैं कोलकाता हाई कोर्ट से। और इनके ऊपर जो चार्ज चल रहे थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज चल रहा था। इस पर सारा डिस्कस किया गया है कि कैसे जुडिशरी में क्या लैकुना होते हैं, किस तरीके से अगर कोई जज खुद जुडिशरी के खिलाफ अगर खड़ा हो जाता है तो उसको कैसे हटाया जाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि जस्टिस कर्नल लगातार जो है कहते हैं गलत बयानबाजी करते रहे और अपने जजों के खिलाफ खड़े हो गए, खुद चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलते रहे, अपना दलित कार्ड खेलते रहे। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि हम किसी भी तरह से जस्टिस कर्नल की इस तरीके की बातों को हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अब इनके पास ऑप्शन क्या बचते हैं, और जो एक बहुत लो मोमेंट था जुडिशरी के लिए, जो इसकी डिग्निटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, वो मेंटेन नहीं हो पाई इस तरीके के केसों के आने के बाद। तो हम देखते क्या है कि ये एक और लैकुना दिखाता है जो हमारा जो कलेजियम सिस्टम है, जिस तरीके से जजों का चुनाव होता है वो हायर जुडिशरी से इस तरीके के पहुंच जाते हैं। बाद में पता चलता है कि इनकी जो कैपेबिलिटी है वही नहीं थी। जिस तरीके से इन्होंने बातें की वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के जो होना चाहिए। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? इनके पास ऑप्शन है ये अपनी अपनी जो है कहते हैं सज़ा को सस्पेंड करने के लिए आगे अपील कर सकते हैं, या फिर अपने प्रेसिडेंट से जो है कहते हैं सज़ा में छूट मांग सकते हैं। तो हम इससे बच कैसे सकते थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था? वो पार्लियामेंट से कहता कि इस तरीके के जो ऐसे जो जज हैं इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का केस हो जाना चाहिए था, और इस तरीके से फिर ये बच सकते थे। लेकिन इस जजमेंट में इसमें जस्टिस कर्नन के बारे में जो ये सब चीज़ें हुई, जो ये घटनाक्रम रहा, ये काफ़ी दिन तक छिपे रहे, फिर बाद में इनको अरेस्ट किया गया। तो ये जुडिशरी का जो डिग्निटी है वो मेंटेन नहीं हो पाई है। तो जुडिशरी को क्या कहना, ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का। क्या अगर इस तरीके के कोई जज जो है कंटेम्प्ट करने लगते हैं तो उनको किस तरीके का और ऑप्शन है जिस तरीके से उनको हटाया जाए या क्या कुछ किया जाए? लेकिन सिर्फ जुडिशरी के पास एक इम्पीचमेंट जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड करता है वर्क को। तो और क्या कर सकते थे? अगर मान लीजिए कोई जज जो है कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो कोर्ट क्या करती है उसके साथ? उनको या तो फिर जो है दो चीज़ें कर सकती है उनके साथ, या तो फिर उनका ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसे इनका मद्रास हाई कोर्ट से कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ हुआ था, या फिर दूसरा ऑप्शन बचता है कि उनको जुडिशरी के कोई वर्क ना दिए जाए। तो ये सब चीज़ें सारी इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। ये आर्टिकल अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये एडिटोरियल कॉलम है पहला ऊपर, फिर इसके नीचे एक जो एडिटोरियल था उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। दूसरा आर्टिकल जो हमारे पास है, अ मोमेंट फॉर रियलिज्म, ये आर्टिकल लिखा गया है अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं 26 जून को यूएस की यात्रा पर, तो उसके बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। ये आर्टिकल थोड़ा अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि क्या हमारे पास प्रॉब्लम है, कैसे हमको डील करना चाहिए। अभी जिस तरीके से इस स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा इन्होंने हंसी मजाक भी किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं हाथ मिलाते हैं, या फिर वो सीधे सीधे गले मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अब जो क्या कहते हैं हमारे पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। नॉट अ मिलिट्री थ्रेट चाइना, मतलब अभी इससे पहले जब ट्रंप जब वो अपना कैंपेन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चाइना है, उसको हमें कंटेन करना है, वो हमारी जॉब छीन रहा है, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट छीन रहा है। लेकिन अभी जो सामने आया है तो वो अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी चाइना नहीं रहा। हाँ, इससे पहले वो जो है क्या कहते थे कि जो हमारा जो मेन एनिमी है वो चाइना है, लेकिन अब वो अर्जेंट एनिमी से हट करके वो इम्पॉर्टेंट एनिमी के कैटेगरी में आ गया है। जो ट्रेडिशनल इनका एनिमी था वो रसिया था, अब रसिया के खिलाफ फिर से ये जो है कहते हैं बोलने लगे हैं। इससे पहले वो बोल रहे थे कि रसिया हमारा अच्छा दोस्त है, हम रसिया से संबंध सुधारेंगे, और फिर जो है कहते हैं अपने जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं हम उसको आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का इन्होंने जो नारा दिया था, जैसे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन का नारा दिया था, ठीक वैसा ही नारा था। अब हमारा क्या, अब दूसरा जो इनमें दूसरा पॉइंट डिस्कस किया गया वो रेनिंग इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कैसे कंटेन करना है। यहाँ पर क्या होता है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। वो इंडिया के साथ अगर कोई टेरर अटैक होता है तो उस पर सिंपैथी भी जाहिर करते हैं, अपने कंसर्न्स भी जाहिर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम कश्मीर के मुद्दे पर भी हम इंटरवीन करना चाहते हैं, या हम एक थर्ड पार्टी रोल अपनाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हमारा ये बायलैटरल रिलेशन है, हम उसी पर हम उसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, उसी तरीके से हम इसका हल निकालेंगे। लेकिन वहाँ पर जो
क्या कहते हैं, कुछ जो इंटेलिजेंसिया है वो कहती है कि नहीं, ये जो इंडिया का जो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, वो एक तरफ तो जो वो चाहता है कि हाँ हम इसकी मदद करें टेरर अटैक्स और उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो कश्मीर पे कुछ नहीं चाहता है। तो ये उनका स्टैंड है। जैसे निकी हेले वहाँ की जो एक राजनयिक हैं, उन्होंने बोला कि जो कहते हैं अमेरिका हम इंटरवीन करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने सीधे सीधे उसको मना कर दिया। तो अभी जैसे इससे पहले बराक ओबामा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके सामने क्या था, नॉर्थ कोरिया को जो उसका न्यूक्लियर एडवेंचर है उसको कंटेन करना था, प्लस चाइना को कंटेन करना था। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया को कंटेन करने के लिए चाइना की भी मदद लेने को तैयार हैं। जैसे इससे पहले लीनियर इक्वेशन जो इंडिया में बनी थी, हम लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हम चाइना को पूरी तरह से कंटेन कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की मदद लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, गिव एंड टेक। मतलब जो अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप हमें उसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं। तो ये जो अमेरिका की जो इससे पहले जो इमेज बनी है 200 सालों में, वो गिव एंड टेक पर नहीं बनी है। इन्होंने बहुत सारा अपने एलाई के लिए काम किया है, बहुत सारा उनके साथ वो टफ स्टैंड लेने के लिए भी खड़े रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि 1971 में जब पाकिस्तान का वॉर हुआ था, वो उसके लिए 7th फ्लीट उन्होंने अपना इंडियन ओशन में भेज दिया था। उसके बाद SOS मैसेज जो इंदिरा गांधी ने भेजा था रसिया को, तो वहाँ से फिर जो कहते हैं हमारे लिए मदद आई थी। तो अगर वो किसी के साथ स्टैंड लेते थे तो वो एकदम स्ट्रिक्ट स्टैंड या अपने उस बातों पर खड़े उतरते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से वो क्या करते हैं, वो कहते हैं वो इस स्ट्रैटेजिक रूल से वो बाहर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमारा जहाँ इंटरेस्ट जहाँ सॉल्व हो रहा है हम वही करेंगे। हम ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। हमें अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे रखना है, अमेरिका फर्स्ट रखना है। अभी दूसरा जो केस आया है, वो एक ड्रोन था, वो इंडिया को देने के लिए, पूरी बात गार्जियन ड्रोन जिसे कहते हैं, वो इंडिया को देने के लिए वो वहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो तैयार था। लेकिन जो वहाँ के कुछ सिक्योरिटी लोग थे वो लोग नहीं तैयार थे। वो कह रहे थे कि जो हमारा एलाई है, जो साउथ कोरिया जो हमारा एलाई है, हमने उसको ये टेक्नोलॉजी दी है, इसलिए हमारे कुछ इंटरेस्ट हैं, हम इंडिया को ये चीज़ें नहीं दे सकते हैं। अब तीसरा आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द हाई कॉस्ट ऑफ एजिंग। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें बताया गया है कि जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है उसकी एज कैसे बढ़ती जा रही है, या कैसे जो है उसके साथ बीमारियों का जो केस बढ़ता जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो या शुगर हो या हार्ट की जो प्रॉब्लम है, वो उसके जो परसेंटेज थे 2005 से लेकर के 2012 तक कितना ज़्यादा बढ़ जाए, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो गई है। और बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है, तो इसलिए वो बढ़ेगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, क्या हम कर सकते हैं कि जिस तरीके से जो हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो जिसको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं, उसके लिए हम कैसे उसकी हेल्थ को कैसे सुधारें। उसकी हेल्थ को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी योगा डे मनाया गया, योगा उनको कंपलसरी कराया जाए, एक कल्चर फैमिली में डेवलप किया जाए कि हाँ योगा करना ही करना है। तो ये सब तरीके की चीज़ें करके हम इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं था, इसको आप छोड़ सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा बता दिया गया है, डेटा की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलना चाहिए, हमें एक परसेप्शन मिलना चाहिए, उसी की हमें जरूरत होती है। अब चौथा आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेयर आर द कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब होता है, ये इंग्लैंड से लिया गया है, और कॉमन जो वहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेज होते हैं, जो पब्लिक यूज़ करती है, उसको कॉमन कहते हैं। अभी ये तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, ये बात कर रही हैं कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ के कॉमन प्लेसेज हैं उस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, ना कि लोग ही नहीं, वहाँ के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या अथॉरिटीज़ है वो भी इंक्रोचमेंट कर रही हैं। जैसे नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स हैं या जो तरीके के इस्टेब्लिशमेंट हैं, या जिस तरीके की जो डेवलपमेंटल वर्क हैं, वो भी जो है कहते हैं जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं उसको तोड़ करके वो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो अभी इन्होंने 2 कहानियाँ इसमें बताई हैं जो इस समय रिसेंट में वहाँ पे हुई। जो एन्नोर में क्रीक है, वहाँ पर क्या हुआ है कि एक छोटे से ग्रुप, फुटबॉलर ग्रुप ने वो वहाँ पे परमिशन मांगी थी कि हमें टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं सितंबर में, और हमें इसकी परमिशन दी जाए। लेकिन वहाँ की अथॉरिटी ने ये कहते हुए कि हम यहाँ पर ओलिव रिडली जो टर्टल है, इसकी जो हैचिंग है उस पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि सितंबर में वहाँ से ओलिव रिडली टर्टल काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कहते हैं कि जैसे बुक्स देने की बात होती है बच्चों के हाथों में, उसी तरीके अगर हम फुटबॉल भी देते हैं या उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आ जाता है, उनकी जो क्या कहते हैं हेल्थ को भी इससे सुधारता है। जो हमारा एम है 2018 में जो हम फुटबॉल की एक अच्छी टीम देखना चाह रहे हैं, अंडर 17 का हम वर्ल्ड कप जो होल्ड करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें भी एक अच्छा फ़ायदा हो सकता था। और
फिर ये दूसरी बात कर रहे हैं कि जो जो हम इसमें देखने क्या, हमें इसमें करना क्या है, हमारा जो एक हम बिल पढ़ सकते हैं, जो हमारे पास एक्ट है वो है वेटलैंड एक्ट 2010। उसमें क्या कहते हैं कि कहाँ तक हम सिर्फ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 कहाँ तक अलाउ करता है, जो प्रोटेक्टेड साइट होती है कहाँ तक उसमें हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। तो बस बेसिकली इसमें यही था और कुछ खास नहीं था। अब आगे का जो आर्टिकल है, 5वां आर्टिकल है मेंटल हेल्थ एंड इन द यूनिवर्सिटी। अब इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, इसको पढ़ना भी चाहिए, ये आर्टिकल अच्छा है। अभी जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया है उसमें क्या हुआ है कि जो मेन उसका जो फोकस था वो सुसाइड को क्रिमिनल एक्ट से हटा करके उसको जो है कहते हैं नॉन क्रिमिनल एक्ट कर दिया। इससे पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता था उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट हो जाता था या क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाते थे, जो कि कोई व्यक्ति अगर ट्रॉमा में है तो ये सही बात है, उसको जो है कहते हैं क्रिमिनलाइज और ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है व्यक्ति। तो अभी जो है कहते हैं ये कह रहे हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स आ रही है आ कहाँ से रही है, प्रेशर टू परफॉर्मिंग इन द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर होता है परफॉर्म करने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे गाइडलाइन होनी चाहिए और थोड़ा सा उनको रिलैक्स टाइम भी होना चाहिए, टीचर्स का भी कोऑपरेशन होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसको हम बहुत ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, या मेंटल हेल्थ का जो बच्चों पर स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, इसको भी हम रोक सकते हैं। या हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो क्या है कि हम लिटरेचर की जो क्लासेज होती है उस पर हम क्या करते हैं, बच्चे को जो ब्रेन है उस पर हम एक बात डाल सकते हैं कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है डिसेबिलिटी के अगेंस्ट, ये गलत है। ये सोसाइटी में जो ये स्टिग्मा हो जाता है कि हाँ नहीं व्यक्ति अगर कोई डिसेबल है तो उसको बड़ी ही अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो इन चीज़ों को अगर कहा जाए कि जो है कहते हैं उन बच्चों को बताया जाए कि नहीं ये कोई प्रॉब्लम है, इसको क्योर किया जा सकता है, उसमें प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और बच्चों को एक जो है कहते हैं अच्छी दृष्टिकोण अपनानी चाहिए उन बच्चों की तरफ जो डिसेबल बच्चे होते हैं। अभी डिसेबिलिटी एक्ट भी आया है तो इस तरीके से उनको अब दिव्यांग कहा जाने लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर एक अच्छी भावनाएं ला सकते हैं और अच्छे जो है कहते हैं समाज के निर्माण कर सकते हैं। तो इस मेंटल हेल्थ का जो आर्टिकल था इसमें इतना ही डिस्कस किया गया है, इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, ये अच्छा है। ये तीसरा आर्टिकल होगा आज के हिंदू का जो अच्छा है, पढ़ने लायक है। पहला जो एडिटोरियल है, दूसरा जो अमेरिकन यात्रा पर जो हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो है, और तीसरा ये है। अब हम ये जो कहते हैं टू मच प्रॉफिट, अब ये आर्टिकल जो दिया गया है ये जीएसटी पर दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा आर्टिकल है क्योंकि इसमें एंटी प्रॉफिटरिंग जो क्लॉज जो कहते हैं जीएसटी में लगाया गया है, उसमें क्या हुआ है कि अगर जो क्या कहते हैं जो हम जो टैक्स कम किए हैं जीएसटी के थ्रू, उसका जो फ़ायदा है वो जो बिजनेसमैन हैं वो ग्राहकों को पहुंचा रहे हैं, कस्टमर्स को पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हसमुख आधिया जो क्या कहते हैं इसके जीएसटी का जो इकोनॉमी के जो सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो है कहते हैं बी एक्सपेक्ट कंपनीज टू कोऑपरेट, बी होप बी डोंट हैव टू यूज़ द वेपन। मतलब उन्होंने एक सीधे एक जो है कहते हैं इनडायरेक्टली चैलेंज किया, इनडायरेक्टली थ्रेट दिया कि अगर आप लोग नहीं जो है कहते हैं ये वो फॉलो करते हैं रूल्स को, जो प्रॉफिट है वो अगर टैक्स कम होने की वजह से अगर आप जो है कहते हैं पब्लिक को नहीं अगर भेजेंगे वापस, मतलब अगर पब्लिक को आप नहीं ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट, जो चीज़ें सस्ती होंगी अगर वो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जो किसी भी चीज़ का प्रॉफिट होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस होता है, वो उसकी डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड और प्रॉफिट का जो एक फंक्शन होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बढ़ जाती है, शॉर्टेज हो जाती है सामान की। अगर डिमांड कम है तो वहाँ पर प्राइस कम हो जाती है। तो जो प्रॉफिट का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि जो है कितनी डिमांड है, ना कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है कहते हैं सारा प्रॉफिट उसी पर डिपेंड करेगा, नहीं, प्रॉफिट इस पर भी डिपेंड करता है कि हाँ क्या कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आ रही है। लेकिन ठीक है, इन्होंने जो कहा है वो उसको भी हम थोड़ा मान लेते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं जो प्रॉफिट है, जो टैक्स कम करने का जो प्रॉफिट है वो पब्लिक को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इन आर्टिकल्स में बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है, कह सकते हैं कि जो अगर हम जिस तरीके से हसमुख आधिया ने कहा कि हाँ हम अगर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, तो इसमें बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो इंस्पेक्टर राज का जो भय था वो भी आ सकता है। तो इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं। और बस आज का डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।